नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताया करते हैं कि जो प्रेतात्मा होती है बहुत पुरानी हो जाती है, सैकड़ों साल की हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा पावर, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन जब तक वो ना चाहें, कोई उसको देख भी नहीं सकता है। जब तक वो ना चाहे उसको कोई सुन भी नहीं सकता है। तो ऐसा क्या संभव हो सकता है? हाँ, हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर के साथ में, जिनका नाम है सुरेश। सुरेश जी भगवान से हमेशा नाराज रहा करते थे। नाराजगी का वजह भी था, बहुत बड़ा वजह था। जब वो छोटा ही थे, लगभग 7-8 साल के, तो पहले तो उनका पिता गुजर जाते हैं और इसके बाद कुछ साल के बाद उनकी माँ भी गुजर जाती है। चाचा चाची उनका पोषण करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरह थोड़ी पाल सकते हैं भाई। अपना बच्चा अलग ही होता है। अब तो ये बड़े भाई के बच्चे थे, लालन पालन होता है, लेकिन ना तो वो सही ढंग से उनको शिक्षा मिल पाती है और भोजन तो अब दूर की बात थी। इतना ही मिलता था कि उनका बस जीवन चलता रहे। लेकिन जब बड़ा हो जाते हैं, ये सब दुख झेलते हुए, सब कुछ तकलीफ झेलते हुए, अपने भाइयों के साथ में खेलते हुए, भाई भी उनका ताना मारा करते थे। जब वो समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके जो चाचा के लड़के थे, भाई थे, वो ताना मार देते थे, तेरा क्या है इस घर में, तेरा बाप पहले गुजर चुका है, माँ को तो खा चुका है। ऐसे ऐसे ताना सुना करते थे। बहुत गुस्सा आता था, करे तो क्या करे। ये जो गुस्सा था आज भी उनके मन में बैठा हुआ था। जवान हो जाते हैं, समय के साथ जवान हो जाते हैं। उनके चाचा खेतों में ले जाते हैं, फसल का काम करवाते हैं, सब्जी का काम करवाते हैं, बाजार लेके जाते हैं, बोझ वजन सब कुछ ढुलवाते हैं। अब वही खाना पीना मिलता था, फटे पुराने जो भाइयों के कपड़े होते थे उनको दे दिया जाता था, संतुष्ट रहते थे। लेकिन रात में जब सोते थे ना, तो भगवान से बहुत शिकायत करते थे, भगवान मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर आपने मेरा माँ बाप ही छीन लेना था तो मुझे इस संसार में आने क्यों दिया, क्यों मुझे आने दिया? शिकायत बहुत बड़ी थी, भगवान शिकायत सुन भी रहे थे। लेकिन अब शिकायत तो बात अलग रही। समय के साथ शिकायत बढ़ती जाती है। कभी वो मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान के मत्था टेकते नहीं हैं, भगवान से दुश्मनी जो हो चुकी थी। बड़े हो जाते हैं, उनके भाइयों की शादी हो जाती है, उनकी भी इच्छा होती है कि मेरी भी शादी हो जाए भाई। अपने चाचा चाची से कहते हैं कि मेरे से छोटे भाई को शादी आपने कर दिया, मेरा शादी कब होगा? और तब चाची कहती है कि इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए ना, पैसा कमा के ले आओ और फिर हम तुम्हारा शादी भी करा देंगे। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं एक अनजान शहर की तरफ। मंजिल का कोई पता नहीं, ना कोई ठिकाना है कि कहाँ जाएंगे। जो भी ट्रेन बस मिलती है उस बस में सवार हो जाते हैं, एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। ये जो कहानी जो घटी थी ड्राइवर साहब के साथ में, सुरेश ड्राइवर साहब के साथ में, वो साल 1995 का था। जगह झारखंड। झारखंड से भी दूर निकल आते हैं, नए प्रदेश में आ जाते हैं। वो प्रदेश होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनारस पहुंच जाते हैं। इधर उधर भटकने लगते हैं। कोई गंगा नहाने कोई आता है, पूजा पाठ करता है और उनको कोई ना कोई प्रसाद दे देता है। प्रसाद से उनका पेट भरने लगा था, गंगा के किनारे टहलने लगे थे। ऐसा ही उनका रोजमर्रा का जीवन हो चुका था। गंगा घाट पर पेट भर जाता था, गंगा जी का पानी पीने को मिल जाता था। अब करे तो क्या करे। लेकिन ये सपना लेकर के बनारस में आए नहीं थे। उनका सपना था पैसा कमाने का। पैसा तो अब बिल्कुल कमा नहीं पा रहे थे, बस उनका पेट भर जाता था उस प्रसाद से। कोई पूड़ी, कोई मिठाई, कुछ न कुछ उनको खाने को मिलता था। कोई ज़्यादा दिलेर हुआ तो भाई 2-4 रुपए भी उनको पकड़ा देता था। पूछता था, तुम यहाँ पर क्यों पड़े रहते हो भाई, तुम्हारा कोई घर ठिकाना नहीं है क्या? तब वो अपनी दर्द भरी दास्तान सुना देते थे
कि है ना, मेरा पूरा परिवार है, चाचा चाची हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ है। जब उनकी दर्द भरी दस्तान कोई सुनता था तो अचंभित हो जाता था, लेकिन हर कोई साथ तो नहीं देता है। वहां पर एक ड्राइवर साहब आए थे, ट्रक के ड्राइवर थे। आज जब ये लड़का हमको मिलता है सुरेश, बड़ा उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर के उनका मन खट्टा हो जाता है। कहते हैं चिंता मत कर, तू मेरे साथ में चल। शायद गंगा माँ ने मुझे इस जगह पर भेजा था तुझसे मिलवाने के लिए। चल, मैं तुझे अपना हुनर सब कुछ सिखाऊंगा, तुझे मैं पक्का ट्रक ड्राइवर बना दूंगा। तू मेहनत से ईमानदारी से अपना काम को कर और देख लेना, तू एक दिन नंबर 1 का ड्राइवर बनेगा, पैसा कमाएगा, तेरी शादी भी होगी, ब्याह भी होगा, सब कुछ होगा, भरोसा रख मुझ पर। और क्या चाहिए थे सुरेश जी को। चल पड़ते हैं उस ड्राइवर के साथ में। जैसा उसने कहा था वैसा उसने करके दिखाया था। 2 साल का टाइम लगा था, 2 साल में परफेक्ट ड्राइवर बन चुके थे। वो जो ड्राइवर था अब कहने लगा, भाई अब तो तुम पक्के ड्राइवर बन गए हो, मैं तुम्हें दूसरे ट्रक पर जगह दिलवा देता हूं और तुम अपना काम शुरू कर लो। किराए पर, मतलब किराए पर तो ट्रक चलता नहीं था, इनको नौकरी पर रखा गया था। कुछ हजार रुपये इनकी तनख्वाह रखी गई थी। इतने रुपए अब सुनकर के उनका तो मन प्रसन्न हो चुका था। जहां पाई पाई का लिए मोहताज रहा करते थे, अब तो हजारों रुपए उनको मिलने वाली थी। और क्या चाहिए था, जिंदगी उनकी सुधरने लगी थी। ट्रक ड्राइवर बने हुए थे, बहुत बढ़िया ट्रक चलाते थे और डर नाम का तो चीज उनके पास में बिल्कुल भी नहीं थी। जीवन में इतने दुख दर्द तकलीफ झेले थे कि डर क्या होता है वो बिल्कुल जानते नहीं थे। जो कोई नहीं जाता था ट्रक लेकर के जिस जगह पर रात के टाइम में, वो निकल लेते थे। कहते मुझे माल दे दो, मैं लेके जाता हूं, पैसा इतना लगेगा। वाकई में बहुत ही निडर इंसान बने हुए थे। ट्रक ड्राइवर में एक तरह से उनका जो पहचान थी वो बिल्कुल उसी ड्राइवर के रूप में उभर के आ रही थी। ये ड्राइवर डरता नहीं है, ना भूत प्रेत से, ना किसी चीज से। कुछ साल ट्रक चलाते हैं, कुछ पैसा जमा हो जाता है और तब उनको लगता है कि अब क्या किया जाए। पैसा तो मैंने जमा कर लिया, इतना में तो हमारी शादी हो जाना चाहिए। मन बनाते हैं कि चलो अब यहाँ पर लड़की तो कोई ट्रक ड्राइवर को देगा नहीं, तो अपने गांव चलते हैं। चाचा चाची के पास पहुंचते हैं। अब बहुत सारा पैसा जो कमा कर रखे थे उनको दे देते हैं। चाचा चाची जब उन पैसों को देखते हैं वो एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भाई इतना सारा पैसा कैसे लाया, कहाँ रहा इतना दिन तक, सवाल पूछ लेते हैं। जब पैसा आता है तो आदर सत्कार भी होने लगती है, खान पान बढ़िया मिलने लगता है। आज सब कहते हैं कि हम तुम्हारा शादी करा देंगे बेटा, लेकिन अभी कोई रिश्ता तो आने दो, अभी जाओ तुम, ये पैसा अपने पास में हम जमा रखेंगे और तुम जाओ अपना काम धंधा करो और पैसा कमाओ और लौट के आना, इतने पैसे में शादी नहीं हो पाएगी। जो सुरेश ड्राइवर थे अब उनको लगा कि चाचा चाची सच्ची बोल रहे होंगे, चलो मैं चलता हूँ और कमा के आऊँगा, तब तक कोई रिश्ता भी आ जाएगा, बात बन जाएगी। फिर चले जाते हैं, कुछ महीना काम करके फिर पैसा कमा के आते हैं और फिर कहते हैं ये लो पैसा, इतने में तो बात बन जाएगी। चाचा कहते हैं हाँ बात तो बन जाएगी, लेकिन अभी बेटा कोई रिश्ता नहीं आया, टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीना में लगे, साल भर भी लगे। इस तरह उनको टरकाया जाता रहा। पैसा उनसे झीटते रहे, लेते रहे, लेकिन कोई रिश्तेदारी का, कोई शादी का बात ही नहीं हो पाता था। जब बहुत सारा पैसा वो अपने चाचा चाची को दे दिए, मन उनका उदास हो गया कि चाचा चाची मेरे साथ में धोखा तो नहीं कर रहे हैं। चाचा चाची से मिलते हैं, सवाल करते हैं और तब कहते हैं बेटा हम धोखा नहीं कर रहे हैं, ये जो तूने पैसा दिया है देखो इसी पैसे से हमने घर बार को नया बनवा लिया है। आखिर दुल्हन आएगी, कोई भी रिश्ता आएगा तो पहले घर देखा जाता है, घर जब सही नहीं होगा तो रिश्ता तुम्हारा कैसे होगा। हमने नाजायज पैसा खर्च नहीं किया है, ये मकान बनवाया है जो तुम्हारे सामने में है। समझ गए थे सुरेश ड्राइवर, मेरे साथ में फरेब हो रहा है, धोखा हो रहा है। मैं तो इतना मेहनत करके पैसा कमाया था कि मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन ये लोग हमारे पैसे से अपना घर को नया बना लिया। मन उदास हो जाता है, मन तो लड़ने करता है, लेकिन सोचते कि नहीं,
मेरे माँ बाप तो बचपन में वो मैं खो चुका हूँ, अब चाचा चाची को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। मन उदास हो जाता है, खट्टा हो जाता है, अब फिर अपने काम पर निकल पड़ते हैं। अब वो समझ गए थे कि शायद अब मेरी शादी इस जिंदगी में तो, इस जीवन में तो हो ही नहीं पाएगी। मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, अच्छे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, और तब शायद मेरी शादी हो पाए। हमेशा गम में चूर रहते थे। अब ये सब झेलने के बाद थोड़ा नशे पानी का शिकार भी हो गए। जब उनका दिमाग काम नहीं करता, सोते रहते, सर में दर्द होने लगता, तो थोड़ा दारू वारू भी अब चस्का लग चुका था। लेकिन एक काम वो करते थे, उनके पास उनके उस्ताद ने जो सिखाए थे कि देखो बेटा, ढाबा के खाना खा करके तुम्हारी जब हमेशा खाते रहोगे तो ये हमेशा खाने वाली चीज़ नहीं होती है, तबीयत खराब हो जाती है, अपने हाथ से बनाया करो। खाना बनाना सब कुछ सिखा रखे थे। गाहे बगाहे जब उनके पास में समय होता था, ऐसी जगह का चुनाव करते थे जहाँ पर रोशनी भी हो, पानी भी हो, और वो रोटी पानी अपना बना सके और वहाँ पर कुछ घंटा आराम भी कर सके। ऐसे एक सफ़र पर निकले थे। माल लोड था, मन उदास था, रह रह की चाची की बातें याद आ रही थी कि बेटा हम तो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अब हमने घर बनवा लिया है, जरूर हमारे पास में रिश्ता आएगा। जैसे रिश्ता आएगा हम तुम्हारी रिश्ता पक्का करेंगे, तुम परेशान ना हो बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि रिश्ता पक्का हो जाए, कोई ना कोई रिश्ता आ जाए। हम इसका भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानते थे कितनी बार पैसा दे चुके हैं, सारा पैसा वो लोग खर्च कर चुके हैं, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, चाहे मेरी शादी हो या ना हो। अब वैसे वो पहचान चुके थे अपने चाचा चाची को कि हम ये हमसे पैसा बस लूट रहे हैं, इनका कोई इरादा नहीं है शादी ब्याह करने का। मैं बता रहा था ना उस सफर की बात, जब वो अपना माल लेकर के निकल चुके थे और वो जो सड़क थी वहां पर ढाबा तो एक आध जरूर था, लेकिन वो उनके पास में वक्त था, टाइम था, और जब वक्त टाइम होता था ना तो अपना खाना खुद ही बनाया करते थे। सारा सामान उनके ट्रक में था। अब वो जगह का चुनाव करते हैं कि कहाँ पर मैं ट्रक को रोकूं, कहाँ मैं खाना बनाने का शुरुआत करूं, और वहाँ पर रोशनी भी होनी चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, और कुछ ऐसा आराम की व्यवस्था हो जाए तब तो और मजा भी आ जाए। एक जगह उनको मिल जाती है, एक पुरानी सी ढाबा जो बहुत साल पहले बंद हो चुका था। वहाँ स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी, पानी का व्यवस्था भी था, और खुला जगह था, वहाँ ट्रक अपना सही ढंग से पार्किंग भी कर सकते थे, और सीमेंट का बना हुआ चबूतरा था जहाँ पर आराम से वो रात को नींद भी पूरी कर सकते थे। अब ये जगह देख करके अब अपना ट्रक को रोक देते हैं, ट्रक रोक करके उस जगह का मुआयना करते हैं। ढाबा तो बहुत पुराना था और उसमें कोई था भी नहीं, उस टाइम में कोई भी नहीं था जब सुरेश ड्राइवर वहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल उजड़ा हुआ ढाबा था, ना तो उसमें कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, ना कोई सामान, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन बाहर में रोशनी जरूर थी, स्ट्रीट लाइट की रोशनी जरूर थी। अपना ट्रक तो रोक दिए थे, इसके बाद जो पानी की व्यवस्था था, हाथ पैर धो करके अब फिर अपना ट्रक से स्टोव वगैरह सारा सामान निकाल लेते हैं, खाना बनाने लगते हैं, सब्जी बिठा देते हैं, आटा गूंथ लेते हैं। और इसके बाद याद आता है कि चलो भाई, जगह भी अच्छी है, ठंडी हवा भी चल रही है, गर्मी के टाइम में मज़ा आ जाएगा, 2-4 घूंट मार लेते हैं और फिर तो एकदम अच्छी नींद आएगी। खाना खाने के बाद में शुरू हो जाते हैं अपनी बोतल खोल करके, 1-2 घूंट पीते हैं और अपना काम का शुरुआत भी कर देते हैं। सब्जी कढ़ाई पर चढ़ चुकी थी, आटा गूंथ चुके थे और इधर उधर थोड़ा नज़ारा भी देखते थे। मन जब इधर उधर देखता था तो संतुष्टि मिलती थी। सड़क जो थी सुनसान हो चुकी थी, गाहे बगाहे कोई ना कोई साधन गुजर जाता था और इसके बाद एक तेज आवाज के साथ बिल्कुल वातावरण शांत हो जाता था। ऐसा लगता था कि अब रात भर इस सड़क पर कोई भी ट्रैफिक चलने वाला नहीं है। आराम से घूंट पर घूंट भर रहे थे, सब्जी तैयार हो चुकी थी, अब फिर वो रोटी बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर होता है, ऐसा एहसास होता है कि उनके पीछे कोई आकर के खड़ा हो चुका है। नजरें घुमाते हैं तो देखते हैं कि घूंघट में एक औरत उनके पीछे दिखाई देती है। घूंघट किए हुए थी,
उस औरत को देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ढाबे में, ये ढाबे वाली तो नहीं है, ये ढाबे में रहने वाली कोई औरत तो नहीं है। मैंने इसे परमिशन नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए था, मैं तो इसको देख ही नहीं पाया। और तब कहते हैं अब नशा तो हो चुका था कि देखिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको देख नहीं पाया था, शायद आप ये जगह आपकी है, मुझे परमिशन ले लेना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। और तब वो औरत अपना घूंघट हटा देती है। जब घूंघट उठा देती है ना, तब वो उसका सुंदरता देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। वो भी उनकी हम उम्र थी, जो उम्र के थे सुरेश जी, उसी का उम्र की लगभग थी। वो सुंदर थी, जवान थी, बड़े बड़े बाल थे, कुछ बोली नहीं, बस घूंघट उठा करके सुरेश जी की तरफ नहीं, जैसे खाने की तरफ देख रही थी, और वो ध्यान उसी की तरफ में था। सुरेश जी कहते हैं देखिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको देख नहीं पाया था, मुझे लगा कि ये ढाबा जो भी है ये खाली है, इसमें कोई है नहीं। अब मैं गलती से यहाँ पर अपना ट्रक लगा दिया हूँ, खाना भी बना दिया हूँ, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं खाना खा करके अपना ट्रक में बैठूंगा, बस कुछ देर के लिए मुझे मोहलत दीजिए। वो जो औरत है उसकी निगाह अभी भी सुरेश जी की तरफ नहीं था। सुरेश जी का खाना नहीं देख रही थी, खाने के पास में लंबी सी बोतल रखी हुई थी जिसमें दारू भरा हुआ था, कुछ दारू सुरेश जी पिए हुए थे, उसी तरफ देख रही थी। बार बार ललचाई दृष्टि से सुरेश जी देखने लगते हैं कि भाई मैं इस औरत से बात कर रहा हूं, ये मुझसे बात नहीं करके कहाँ देख रही है। जब उस नज़र का पीछा करते हैं तो वहां तो खाना है और दारू का बोतल है, समझ नहीं पाते हैं कि अब मैं इससे क्या बात करूं। और तब जैसे औरत का तंद्रा टूटता है, वो सुरेश जी से बातचीत करने लगती है, सुरेश जी से बातचीत का शुरुआत कर देती है। और सुरेश जी से कहती है कोई बात नहीं, जब तक आपको रहना है आप यहाँ पर रह सकते हो, ये जगह मेरा ही है, मैं यहाँ का मालकिन हूँ, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा दारू दे देंगे। सुरेश जी अब ये तो नहीं जानते हैं कि औरतें दारू पीती है, लेकिन सुने थे कि बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कुछ, लेकिन कभी देखा नहीं था। आश्चर्य में पड़ गए, कहने लगे अरे मैंने तो औरत को कभी दारू पीते हुए नहीं देखा। और तब वो औरत मुस्कुराती है और कहती है मैं भी नहीं पीती थी, जब मेरे साथ में कोई दुख तकलीफ गम होता है तो मैं इस चीज़ को मतलब पीती जरूर हूँ। मैं आपको देखा तो मेरे मन में भी ऐसा लगा कि चलो अपना भी गम हल्का कर देते हैं। सुरेश जी सुनते थे, कहते हैं अरे खड़े क्यों हैं आप, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, ये तो आप ही का जगह है, ये कौन सा मेरा है, सब कुछ तो आप ही का है, आराम से बैठ जाइए, मैं देता हूँ आपको, कुछ खाने के भी लेंगे। खाने को तो मना कर दी, सर हिला दिया, लेकिन दारू के लिए हाँ बोल दिया। पैक बनाते हैं गिलास में और फिर दे देते हैं। फिर पूछना शुरू करते हैं कि देखिए आपके पास में ऐसा गम क्या है, इतना बड़ा आपका जगह है, परिवार भी होगा, शायद आपका पति भी होगा, तो आपके पास में ऐसा क्या गम है जिस गम के अंदर में आप डूबती जा रही हो और नशा का तरफ भाग रही हो। मेरे पास तो इसका कारण है। अपनी कहानी बता देते हैं कि देखो मैं तो अनाथ हूँ, मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ में क्या हाल किया है, तो मेरे लिए तो ये जरूर मेरे लिए तो दवा का काम करती है, लेकिन आपको कौन सा ऐसा गम है, आप मुझे बताओ, शायद आप अपने गम को शेयर करो तो थोड़ा दिमाग भी हल्का हो जाए। दारू मांगती रही, धीरे धीरे करके देते रहे। आप फिर अपना वो दुखड़ा बताने लगती है और कहती है कि देखो ये जो ढाबा है ना मेरे पति का है, मेरे पति का मौत हो गया और इसके बाद हमारा परिवार बिखर सा गया था। मैं तो रात दिन रोती रहती थी, मैं रात दिन तड़पती रहती थी अपने पति की याद में, लेकिन अब पति जो गुजर गए अब कहाँ लौट के आते। मेरे घर में भी जैसे आपके हालात हुआ है मेरे साथ भी होता था। मेरे घर वाले जो कहते थे कि तू अपने पति को खा गई, तू डायन है, ना जाने क्या क्या मुझे अब बताया जाता था। मैं उस सब बात को बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक बर्दाश्त करने का सीमा भी होता है, रुक जाती है और फिर उसका आंखों से आंसू निकल जाता है। ये सब देखने के बाद सुरेश ड्राइवर जी बड़ा उससे प्रभावित हो जाते हैं। मतलब हम दोनों का दुख एक जैसा ही है, आप पर भी और मेरे पर भी। मैं तो अभी तक कुंवारा हूँ और आप शादीशुदा होकर भी कुंवारे की जिंदगी जी रही हो, आपका पति नहीं है। मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं,
दारू कब खत्म हो जाता है, बोतल खत्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता है। वो औरत जो सुरेश जी के पास बैठी हुई थी, कब सुरेश जी को नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, और इसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तब सुबह हो जाती है। जैसे सुबह हो जाती है वो औरत की याद आती है, भाई वो तो बैठी हुई थी, अपनी कहानी सुना रही थी, वो लड़की औरत अच्छा भी लग रही थी, कहाँ गई कहाँ गई। सुबह हो चुकी थी, इसके बाद पूरा ढाबे में खोज लेते, ढाबा तो उजड़ चुका था, उसमें तो कुछ था ही नहीं, नजर नहीं आती है। लेकिन उनके जीवन में एक जैसे प्रकाश सा नजर आने लगी थी। वो रात भर प्रेम से बातें करती रही, एक दूसरे को दुख समझने की कोशिश कर रहे थे। एक तरह से उनको लड़की भाग गई थी, औरत भाग गई थी, उसका पति गुजर चुका था जो कह रही थी, इधर सुरेश जी भी कुंवारी थी, इनका शादी नहीं हुआ था। वो औरत उनको अच्छी लगने लगी। सुबह तो निकल लिए उसी औरत के बारे में सोचते हुए, देखो ना, अगर वो मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दे तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और मेरी भी संवर जाएगी, हम दोनों का काम हो जाएगा, वो भी खुशहाल रहेगी, मैं भी खुशहाल रहूंगा। और यही सोचते समझते हुए अपना गोदाम पर पहुंच जाते हैं शाम के टाइम में। वहां पर अपना माल खाली करते हैं, अब फिर वहां से माल का इंतजार करते हैं, अब तो अगली सुबह ही माल मिलेगा। अगली सुबह रात में सोते हैं उसी के सपने लेकर के। रात भर वो औरत उनको सपने में आती रही, मुस्कुरा करके उनका स्वागत करती रही, बड़ा आनंदित हो उठे थे। उनको लगा कि जरूर इस औरत के पास चलना चाहिए, इस औरत से बात करना चाहिए। शायद ये औरत रात को ही आती होगी, दिन में कहीं इधर उधर घूमती होगी, जैसा उसने बताया है, घर के काम भी होंगे। चलो हम उसी वक्त में पहुंचेंगे जिस वक्त में वहां पर मैं रात को रुका था। उधर साइड से माल लोड करते हैं, अगले दिन आप फिर चल पड़ते हैं। जब वहां उस ढाबा पर, जो बंद ढाबा था, वहां पर अपना ट्रक को रोकते हैं तो लगभग वही टाइम हो चुका था। सारा इंतजाम करके आए थे खाने पीने का, अब तो कुछ नॉन वेज भी उसके लिए लेके आए थे कि चलो वहीं पर हम बनाएंगे, वो औरत भी आ जाएगी, अब फिर मैं अपने दिल की बात भी कह दूंगा, शायद वो मुझे अपना ले। विश्वास था उनके अंदर में एक ऐसा। उस जगह पर आकर के फिर अपने तैयारी कर लेते हैं, खाना बनाते हैं, कढ़ाई में नॉन वेज बिठा देते हैं, और फिर बोतल को खोल लेते हैं। इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। रात गहराती जा रही है, धीरे धीरे वो सड़क सुनसान हो जाती है, एकदम ठप हो जाता है वातावरण, ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं होगा। लेकिन अभी तक उस औरत का दर्शन नहीं हुआ था। बेचैन थे, उस अंधेरी ढाबा में बार बार जाके इधर उधर देख भी लेते थे, कहाँ है कहाँ है, जरूर गांव में होगी, आती होगी, क्या पता आएगी नहीं आएगी। मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। फिर आके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा अपने लिए बनाते हैं पैग, अब पी लेते हैं, पीने के बाद सुरूर आ जाता है। फिर वही औरत की याद सताने लगती, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं है, आज तो इसके लिए मैं नॉनवेज लेके आया हूँ, नॉनवेज का अब आज उसको मैं खिलाऊंगा अपने हाथों का बना हुआ, शायद प्रसन्न हो जाए, मेरी बात बन जाए। रात का 11 बज चुका था, सड़क बिल्कुल सुनसान। अब फिर वो अंधेरे में से, ढाबे में से औरत निकलती है, घूंघट काढ़े हुए। जैसे ही बाहर निकलती है, अब तो ताक में बैठे हुए थे सुरेश जी, जैसे उसका देख लेते हैं कि आगमन हो रहा है, प्रसन्न हो जाते हैं, मन उठ के खड़े हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। अरे आप यहीं पर थी, मैं तो आपको देख ही नहीं पाया, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, आइए आइए, मैं आपके लिए नॉनवेज भी बना रखा हूँ, दारू का भी इंतजाम है, सब कुछ है, आइए बैठिए। औरत घूंघट हटा देती है, जो चटाई बिछा रखे थे वहां आके बैठ जाती है। दारू देते हैं, दारू भी अपना टेस्ट करती है, अब वो नॉन वेज देते हैं तो नॉन वेज भी खाना शुरू कर देती है, तारीफ करती है कि बहुत बढ़िया आपने बनाए हो, आपने कब सीखा। इस तरह से बातचीत शुरुआत हो जाती है। लेकिन जिस काम के लिए आए थे उनके मन में हलचल मचा था, कैसे मैं बात करूं, कैसे मैं करूं, कहीं मैं बात करूं या कहीं बुरा मान गई तब क्या होगा, भड़क गई तो अब क्या होगा। मन में डर भय थोड़ा सा लग रहा था, और ऐसा कभी उनको मौका नहीं मिला था कि ऐसा कोई बात अपने मुंह से कह सके। एक अलग सा उनको महसूस हो रहा था, नहीं नहीं मुझसे हो नहीं पाएगा, कैसे मैं बोलूं कैसे बोलूं। इसी में कुछ समय गंवा देते हैं। औरत ताड़ जाती है, कहती है आप कुछ बोलना चाहते हो मेरे से, बोलो ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कहते नहीं नहीं,
मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। औरत कहती नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मन में आपका चल रहा है, शायद मुझसे कुछ बोलना चाहते हो। तब कहते हैं कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, अगर आपको तकलीफ लगे, दुख लगे, तो कृपया आप मुझे माफ कर दीजिएगा, दिल में मत रखिएगा। ये मेरे दिल की बात है, जो मेरे मन में आ रहा था मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर जरा भी आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसको दिमाग से निकाल देना, मैं भी अपने दिमाग से निकाल दूंगा। और इसके बाद कहते हैं मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। ये दो शब्द बोलने में बहुत समय गंवा देते हैं। आज जैसे ही बोलते हैं औरत एकदम चुप हो जाती है, उसका मुस्कुराता चेहरा एकदम खामोश हो जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन धड़ 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 ऊपर ऊपर ऊपर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये कहीं गुस्सा हो गई तब क्या होगा। लेकिन जब औरत मुस्कुरा देती है, कहती है जब आप आए थे ना उस रात को, तभी मैं आपकी दिल की बात समझ गई थी, आप भी मेरे जैसे ही हो। चलो आपने अच्छा सोचा है, हम दोनों की खूब पटेगी, लेकिन शर्त रहेगा कि हर रात आप मुझे ये चीज पिलाओगे। मन बड़ा खुश हो गया। सुरेश जी को और क्या चाहिए था भाई, पत्नी मिल रही थी, क्या था जो अपने ऊपर में खर्च करते थे, आधा उसके ऊपर में खर्च करते थे। अच्छा पैसा कमा रहे थे, पैसे की कमी नहीं थी। अब तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई। कहने लगे बिल्कुल जैसा आप कहोगी मैं आपको रानी बना के रखूंगा, चलो आप मेरे साथ में, हम सुबह यहां से निकल पड़ेंगे। तब औरत कहती नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये जगह मेरी पति की है, मैं अपने पति की जगह को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। जब भी मुझसे मिलना होगा मेरे यहां पर आना होगा, हम रात यहीं पर बिताएंगे, आप सुबह अपने काम पर चले जाना, रात को फिर लौट आना, फिर हम आपको यहीं पर मिलेंगे। मैं आपका वही चीज दूंगी जो अपने पति को सेवा करती थी, वही फीलिंग आपको महसूस होगा। मैं अब आपको अपना पति मान चुकी हूं, दूसरा पति, लेकिन मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। जब भी आपको लगता है कि आप मेरे साथ में रात गुजारनी है तो आपको यहीं पर आना होगा। थोड़ा मन अलग उनका हो चुका था। वो तो सोचे थे कि मैं एक बढ़िया सा घर लूंगा, किराए का बेशक हो, और उसमें अपना परिवार बसाऊंगा, मन में इच्छा थी। लेकिन अब वो जो औरत बोलती है ना तो मन थोड़ा खट्टा हो जाता है। लेकिन उसको खोना नहीं चाहते थे, उस औरत को खोना नहीं चाहते थे। कहते कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाला। आप कहोगे कि तो मैं यहीं पर आकर के रात गुजारूंगा, लेकिन मैं ड्राइवर हूं ना, आज मैं यहां पर हूं, इस इलाके में हूं, हो सकता है कि मुझे दूसरे इलाके में जाना पड़े, तब मैं लौटने में टाइम भी लगेगा। औरत कहती है कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगी, जब भी आप आइएगा मैं आपको जरूर मिलूंगी। यहीं तो मैं रहती हूँ, मैं रात को अधिकांश इसी जगह पर रहती हूँ और दिन में अपने गांव चली जाती हूँ। रात में मुझे बहुत सुकून मिलता है इस जगह पर। अब जो सुरेश जी थे मान लेते हैं, उनको लगता है कि इसकी भावना इस जगह से जुड़ी हुई है, इसकी भावना को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अब पहली बार ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हे भगवान, आज मेरी मनोकामना आपने पूरा कर दिया। मैं तो ये समझता था कि मेरी शादी इस टाइम में कभी हो ही नहीं पाएगी, मुझे शादी के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आपने मेरी बात को सुन लिया। मैं आपको मानता नहीं था, लेकिन आज से आपको मानना शुरू कर दिया। पहली बार भगवान को हाथ जोड़ते हैं, मन ही मन खुश हो जाते हैं। और औरत कहती है कि बस हम दोनों पति पत्नी हो चुके हैं, दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लेंगे और वैसा ही सब कुछ शुरू हो जाता है। बड़े दोनों लोग खुश थे। सुरेश जी तो इतरा रहे थे मन ही मन कि देखो कितनी खूबसूरत मुझे पत्नी मिल चुकी है। शायद इसका पति मर चुका है, लेकिन है तो सुंदर है, जवान है, इसमें क्या कमी है। मन ही मन इतराते हुए आप फिर जीने मरने की कसम खाने लगते हैं। और फिर सुबह होती है, जैसे सुबह में उनकी आंख खुलती है, औरत जा चुकी होती है। अब तो सब कुछ बता दिया था कि मैं रात में आती हूँ, ये जगह मुझे बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम में, यहाँ पर मेरे पति की यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आती हूँ। जब भी मिलना हो मेरे पास में रात को आ जाना।
अब तो मैं आपको पति मान चुकी हूँ, अब कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। मन ही मन बड़ा खुश होकर के अपना ट्रक आगे बढ़ा देते हैं, चले जाते हैं काम धंधे पर। 3 दिन के बाद लौट के आते हैं, फिर उसी जगह पर कुछ ना कुछ उसके लिए उपहार, स्वीट वगैरह, मिठाई वगैरह, नॉन वेज, बोतलें, सब कुछ जो उसको पसंद था लेके आते हैं। औरत आ जाती है रात को, और इसके बाद वो लोग पति पत्नी की तरह उस घर में रहने लगते हैं। घर थोड़ी था, वो तो झोपड़ा टाइप का था जो उजड़ चुका था, लेकिन उसमें भी उनका आशियाना बन चुका था। रात के टाइम में वहां कोई आता जाता भी नहीं था। सुबह जब पत्नी के साथ में सोते थे और जब सुबह आंख खुलती थी तो पत्नी जाग चुकी होती। उनको पता था कि सुबह अपने पत्नी अपने गांव चली जाती है, और वो जानती भी थी अच्छी तरह से। अब उनको कोई डर, कोई भय, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था। ऐसा करते करते करीब 6 महीना से ऊपर बीत चुका था। कभी कभी 10-15 दिन का टूर पर चले जाते थे अलग स्टेट में, तो आने में वक्त भी लगता था। जब आते थे तो उसके लिए बहुत सारा उपहार लेके आते थे। ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें उसको पसंद थी, वही लेके आते थे। कपड़ा कहती कि मेरे को कपड़े की कोई कमी नहीं है, मेरे पास कपड़े बहुत सारा भरे हुए हैं। खाने पीने की चीज़ ले आके थे, रात गुजारते थे, और जब सुबह आँख खुलती थी तो वो गायब थी। वो अपने घर पर, जैसे उनको मानना था कि घर चली गई होगी। ट्रक अपना स्टार्ट किए, फिर अपने काम पर निकल जाते। 6 महीना बीत जाता है। ये जो बात है ना, हजम इनको अपने आप में हो नहीं रही थी। खुशी की बात थी। एक जगह पर, वहां जहां पर बहुत सारे ड्राइवर थे, माल गोदाम जहां था उनका, रात का टाइम था, ट्रक खाली हो चुका था। आपस में कुछ देर के लिए अब लोग बातचीत कर रहे थे। उसमें सुरेश जी के एक जाना पहचाना ड्राइवर था। अब वो वहां पर भी नशे का दौर चलता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो नशे में ये सुरूर में थे। वो ड्राइवर मजाक करता है कि क्या हुआ सुरेश, तू तो अपने चाचा चाची को बहुत सारा पैसा दे के आया, कोई रिश्ता लगन तुझे मिला अभी तक, या चाचा चाची तेरे को बेवकूफ बनाते? तब ये जोश में भर जाते हैं, कहते हैं मेरी शादी तो हो चुकी है। वो जो ड्राइवर है चौंक जाता है, अरे कब, किससे, कहां पर, तूने कुछ बताया नहीं, ना कुछ पार्टी वार्टी दिया? वो ड्राइवर एकदम हैरानी से देखने लगता है, कब हुआ भाई, चाचा चाची ने कराया या फिर कैसे हुआ? अब ये जो सुरेश ड्राइवर इतराने लगे, क्यों बताऊं, कहां हुआ, कैसे हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन वो ड्राइवर आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो चाह रहा था कि बात कितनी सच्चाई है, अगर सच्चाई हो तो इनसे पार्टी लिया जाए, ऐसा ही हक बनता था उसका। खोद खोद करके पूछने लगता है। पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब वो कहानी बताते हैं ना, वो ड्राइवर जो चहक रहा था ना, जो खुशी में झूम रहा था कि अब तो सही में मुझे पार्टी मिलेगा, लेकिन जब पूरी कहानी खत्म हो जाती है, सुरेश जी बता देते हैं, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है, डर जाता है। बड़ी बड़ी उसकी आंखें सुरेश जी को देखती है, और वो सुरेश जी को हाथ पकड़ता है, कभी बदन को छूता है, कभी बालों को छूता है। ये सब देखकर सुरेश जी हैरान हो जाते हैं, अरे भाई, मेरी शादी में तुम्हें खुशी नहीं हुई? लेकिन उसकी बोलती बंद थी, उस ड्राइवर की बोलती बंद थी। जब ये सब देख रहे थे सुरेश जी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये कहाँ मजाकिया किस्म का आदमी इतना खामोश क्यों हो गया, इसका चेहरा ऐसा क्यों हो गया है, ये डरा हुआ क्यों लग रहा है। सवाल पर सवाल पूछ रहे थे उससे, अरे भाई कुछ तो बता, बात क्या हो गई, तू अचानक डर क्यों गया? लेकिन उसकी बोलती बंद थी, वो कुछ बता नहीं रहा था। हाथ पैर उनको छूता है, महसूस करता है, आप फिर जब बहुत प्रेशराइज करते हैं तब बोल पड़ता है, कहता है भाई मैं बताऊंगा ना तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। सुरेश जी को समझ में नहीं आ रहा था, ड्राइवर साहब को, ये मेरे दोस्त को हो क्या गया। बहुत जोर डालते हैं कि बात क्या है, तू मुझे बता, मेरी शादी से तुझे खुशी नहीं हुई क्या? तेरी भाभी आ गई है तो तुझे तो खुशी होना चाहिए था, मैं तुझे कल पार्टी दूंगा। तब कहता, भैया पार्टी की बात नहीं है, मुझे भाभी पर संदेह है, भाभी असली है कि नकली है, मैं इसी चीज से डरा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं। जब ये बात बोलता है उनका दोस्त सुरेश जी का, तो सुरेश जी भड़क जाते हैं, कहते हैं कैसा बात कर रहा है यार, अरे तेरी असली भाभी है। पूरी कहानी फिर से बताने लगते हैं कि मैं बता रहा हूं कि असली भाभी है,
इसमें छुपाने और ऐसा बात करने का क्या मतलब है? तो ये कैसे सोच लिया? तब वो ड्राइवर कहता है कि असली नकली की बात इसलिए मैं कह रहा था, मुझे पता है उस जगह के बारे में, मुझे अच्छी तरह से पता है। आज जो कहानी तुम्हारे साथ में चल रही है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। कब तुम्हारे साथ में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज भी मैं तुम्हें देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि तुम भी कहीं भूत प्रेत तो नहीं बन गए हो, लेकिन अभी तक नहीं बने हो। लेकिन कुछ दिन तक ऐसा ही उसके साथ में रहोगे ना तो तुम भी ऐसा ही भूत आत्मा बन जाओगे जैसे वो है। सुरेश जी की बोलती बंद हो चुकी थी। बड़ी बड़ी आंखों करके और उस शख्स को घूरने लगते हैं। क्या कह रहा है तू? क्या कह रहा है? क्या कहना चाहता है कि तेरी भाभी भूत आत्मा है, भूतनी है, चुड़ैल है? तब वो ड्राइवर कहता है, हाँ भैया, वो भूतनी ही है। मैं तो ताजुब में हूं कि अभी तक आप जिंदा कैसे हो, अभी तक आप भूत कैसे नहीं बन गए। जो भी उसके साथ में कोई संबंध बढ़ाता है अब वो तो भूत ही तो बनता है, फिर उस दुनिया में नजर नहीं आता है। गाए बगाए लोगों को नजर आता है तो भूत बना हुआ आत्मा के रूप में नजर आता है। इसलिए मैं आपको टच कर रहा था, देख रहा था कि कहीं आप भी आत्मा तो नहीं बन गए हो। सुरेश जी की हवा खराब हो गई थी। उस ड्राइवर पर कुछ देर के बाद भड़क जाते हैं। कहते हैं, तूने कौन सी कहानी अब बताई है मुझे? सच बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या जानता है उस जगह के बारे में जो मैंने कहानी बताई है? क्या जानता है उस औरत के बारे में जो मेरी पत्नी बनी हुई है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरी पिटाई कर दूंगा। वो ड्राइवर बेचारा कहता है, भैया आप, मैं तो यही, मेरे को खुशी है आपको देख करके कि आप अभी तक सही सलामत हो, आपका कुछ अभी बना बिगड़ा नहीं है। मैं तो कहूंगा कि भैया उसके साथ छोड़ दो, अब बहुत हो चुका है। कब उसका मन बदल जाए, कब वो आपको प्रेतात्मा बना दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जितना जल्दी हो भैया उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो आप भी एक दिन प्रेतात्मा में बदल जाओगे। जब ये बात सुनते हैं सुरेश जी, डर तो लगने लगता है। आखिर उसके बारे में जो सोचने लगते हैं कि जब मैं देखता हूं तब वो वही कपड़े में नजर आती है। उसको खाना पीना नॉन वेज ज़्यादा पसंद है, दारू पसंद है और मिठाइयाँ पसंद है। जब मैं उसके लिए कपड़े की बात करता हूँ तो कहती है कि मेरे पास कोई कपड़े की कमी नहीं है, भरा हुआ है मेरा कपड़ा। वो सोचने लगते हैं और आखिरकार वो अंधेरे ढाबे में रात को कहाँ से निकल के आती है और जब सुबह उनके साथ में सोई रहती है, कब उठ के चली जाती है और इसके बाद नजर नहीं आती। सोचने पर विवश हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसमें ज़्यादा डर जो ड्राइवर दोस्त है उसकी बात से लग रहा था। बार बार कहते हैं, तुझे कैसे पता, तुझे कैसे पता? तब वो ड्राइवर कहता है, भैया अभी मेरे पास में वो बंदा नहीं है, अगर वो बंदा मिल जाएगा ना तब मैं आपके पास जरूर लेके आऊँगा। जो वो भी उस जगह पर गया था, जैसे आपने उस जगह पर अपना ट्रक खड़ा किया था, सब कुछ आप ही की तरह हुआ था। लेकिन वो बंदा उस औरत को पहचान गया था, अपनी जान छुड़ा करके भाग लिया था, नहीं तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही होता। शुक्र है कि आप अभी तक जिंदा हो, सही सलामत हो। मैं तो कहूँगा भैया भूल करके उस जगह पर रात को कभी मत जाना, उसका साथ छोड़ दो, उसका साथ छोड़ दो। सुरेश जी बुरी तरह से डर चुके थे, लेकिन कुछ देर के बाद में अब नशा तो था, मन बिगड़ जाता है। कहते हैं, नहीं मैं नहीं मानता, वो बिल्कुल औरत है, औरत का सुख मुझे दे रही है, अब इससे बड़ी बात क्या है? कहीं प्रेतात्मा, कहीं चुड़ैल, कहीं ऐसा सुख किसी को दे देती है, उनका तो जैसे मैं जानता हूं शरीर ही नहीं होता है। अब उस ड्राइवर के पास में इसका कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन कहता है, भैया वो प्रूफ मैं लेके आऊंगा, जिसके साथ में ये घटना घटी है वो भी मैं आपको लेकर मिलवाऊंगा। लेकिन अब उसमें हो सकता है टाइम भी लगे, लेकिन भैया हाथ जोड़ी है, आप उस जगह पर रात को कभी मत रुकना। दिन में आप उस जगह से निकल जाओ बेशक, अगर रात को भी तो अपना ट्रक मत रोकना, सीधा उस जगह से बिना रुके भी चले जाना। ऐसा ही करना भैया, और तब बिल्कुल आप सही सलामत रहोगे। और रहा शादी की बात, मैं हूं ना आपके साथ में, मैं देखूंगा ना आपके लिए रिश्ता। आप कुंवारा नहीं रहोगे भैया, लेकिन उस प्रेतात्मा के साथ छोड़ दो भैया,
मेरी बात मान लो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब जो ड्राइवर है, अब सुरेश जी को बहुत समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो ड्राइवर साहब थे भड़क गए थे। उनको लगा कि ये हमारा रिश्ता को, अब ये इसको पसंद नहीं आ रहा है, हजम नहीं हो रहा है, ये मेरा रिश्ता तोड़ना चाहता है। बात खत्म हो गई थी और नशा तो हो चुका था। फिर अपना अपना जगह पर लोग सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपने अपने ट्रक लेकर के चलने लगते हैं। लेकिन ये उस ड्राइवर को रोक लेते हैं। रात में तू क्या बोला था, सच बात है? और तब वो ड्राइवर कहता है, हाँ भैया, जब भी पूछोगे तो मैं हाँ में ही जवाब दूंगा। मैं उस शख्स को आपको जरूर मिलवाऊंगा जिसके साथ में ये घटना घटी थी। और उसने वो लेडी को पहचान लिया कि असल में ये प्रेतात्मा है, औरत का रूप धारण किए हुए है, लेकिन पूरी तरह से औरत नहीं है। इसमें प्रेतात्मा का लक्षण है। और वो लक्षण इनको सुरेश ड्राइवर को बताने लगता है कि भैया, आपने कभी गौर किया है उसको आते जाते, उसके पैर जमीन पर कभी नहीं टिकेंगे। ऐसा है कि हवा में वो चलती रहती है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो हवा में चलती है। ऐसा लगेगा कि वो जमीन पे चल रही है। आप गौर से देखोगे ना, तब आपको एहसास होगा। आप तो उसका चेहरा देखते हो, कभी पैर तो देखा है आपने सही में? ये बात नोट करने वाली थी। सुरेश जी ऐसा कभी देखा ही नहीं था, वो तो चेहरा देखते थे। और इसके बाद वो लोग अपने अपने काम पर निकल जाते। लेकिन अभी भी सुरेश जी डरे हुए नहीं थे। जब नशा उतर जाता है ना, तब कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी जो पत्नी है प्रेतात्मा हो ही नहीं सकती है, मैं उससे जरूर मिलूंगा। 4 दिन के बाद जब उनका ट्रक उस रोड पर मुड़ता है और निश्चित टाइम पर रात को वहां पर अपना ट्रक रोक देते हैं, वही खाना बनाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। अब जो उस औरत को पसंद था सब कुछ लेके आ चुके थे, इंतजार कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी। 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11 भी क्रॉस कर चुका था। 11:15, 11:30, और तब आवाज सुनाई देती है जैसे कोई आ रहा हो। और जब वो ढाबा की तरफ देखते हैं तो उनकी पत्नी थी जिनके साथ रात बिताते थे, वो आ रही थी। पहली बार उसके जमीन पर पैर को देखते हैं। अब वास्तव में जैसा उनके दोस्त ने कहा था वैसे नजर आ रहा है। ऐसा तो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे पैर जमीन पर है, लेकिन जब वो दृष्टि से देखते हैं, गौर करते हैं पूरी अच्छी तरह से, तब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसके पैर जमीन पर पड़ नहीं रहे, ये तो हवा में चल रही है। पूरा शरीर कांप के रह जाता है जब वो नज़ारा देख लेते हैं। और उनको एहसास हो जाता है कि मेरा जो साथी है सब कुछ सही बात बोला। घबरा जाते हैं। तब तक वो औरत पहुंच जाती है, खाना पीना पर टूट पड़ती है, कहती है, दारू खोलो, बोतल खोलो। डर के मारे पसीने पसीने हो जाते हैं और वो दारू का बोतल खोल करके गटकने लगती है, पीने लगती है। और जब उसका कोटा पूरा हो जाता है, तब वो सुरेश जी की तरफ मुड़ती है। चेहरा पीला पड़ा हुआ, डरे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार औरत कहती है, हो क्या गया तुम्हें? तुम मुझसे डर रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। सुरेश जी की बोलती बंद हो चुकी थी। कैसे बात करें, कैसे समझाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैसे पूछें, समझ में नहीं आ रहा था। औरत बार बार कह रही थी कि सुरेश जी बात क्या है? आप इतना डरे हुए क्यों हो? आप इतना घबराए हुए क्यों हो? आपका शरीर से पसीना इतना क्यों निकल रहा है? बात क्या है? कुछ तो आपके मन में बात चल रही होगी। आप मेरे सामने रखो ना, मैं हर बात के जवाब आपको जरूर दूंगी। आप बात तो रखो। सुरेश जी घबरा रहे थे, डर रहे थे बुरी तरह से कि अगर मैं इससे बात रखूंगा तब तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मुझे तो मार ही डालेगी। जैसे मेरे साथी ने कहा है, अब दुविधा में मन फंसा हुआ था। और उधर जो लड़की थी यानी उनकी पत्नी बार बार कह रही थी, सुरेश जी बोलो ना, क्यों डरे हुए, क्यों घबराए हुए, क्या आपके साथ में हुआ है, कुछ तो बताओ, तब तक मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी बोलो। बार बार उनको प्रेशर दे रही है कि कुछ कुछ बोलो, कुछ बोलो। आखिरकार सुरेश जी बोल पड़ते हैं कि मैं एक आपसे बात पूछूं, अगर आपको बुरा लगे तो आप बुरा मत मानना, बस मुझे थोड़ा सा शंका है और वो शंका को मैं समाधान करना चाहता हूँ। औरत खिलखिला के हंस पड़ती है, कहती है, तुम उस दिन भी डरे हुए थे। अब मैं जानती थी तुम्हारे पास में शब्द नहीं आ रहा था, मुझसे तुम प्रेम शब्द बोलना चाहते थे लेकिन तुम बोल नहीं पाए थे, बहुत टाइम लगाया था। आज क्या तुम बोलना चाहते हो? बोलो ना, जल्दी बोलो, मैं सुनने के लिए आतुर हूँ।
तब बोलते हैं ड्राइवर साहब धीरे धीरे करके, डरे हुए हालात में, कहते हैं देखिए मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर आपको ये बात बुरी लगे ना तो मुझे माफ कर देना। कहते हैं कि देखिए मैं आपको जब आ रही थी ना तब मैंने आपको देखा कि आपकी जमीन हवा में थी, जमीन पर आपके पैर नहीं पड़ रहे थे। ये कैसे आपने कर लिया? जरा एक बार मुझे और करके दिखा सकती हैं? सुरेश जी ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया था, बहुत बड़ा चाल चल दिया था। उनको तो लग गया था अगर ये बात उसको मालूम पड़ गया कि मैं उसको पहचान चुका हूं तो मुझे इस जगह से जान नहीं देगी। अब वो गेम प्लान का हिस्सा बना चुके थे उस औरत को। औरत मुस्कुरा के देखती, कहती आपने कब देखा? आपने कब देखा मुझे हवा में चलते हुए? मैं तो हवा में नहीं चलती। आज तब सुरेश जी कहते नहीं, मैंने जब देखा था जब आप आ रही थी। ये आपने कैसे कर लिया? मैं एक बार और आपको जाते हुए देखना चाहता हूँ। क्या वाकई में मेरी नजरें धोखा खा रही हैं या फिर आपके पैर वास्तव में जमीन पर ना पड़ के हवा में चल रहे हैं? मैं बस देखना चाहता हूँ। एक बार यहाँ से चल करके आज जहाँ से आप आई थी वहां तक जाइए, बस मैं देखना चाहता हूँ, अब फिर आप लौट आइएगा। औरत तो घूर कर देखती रहती है सुरेश जी को, शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि नौजवान ऐसा आज बात क्यों बोल रहा है, आज इसके मन में ऐसा क्या बात आ गई जो ये मुझसे करने के लिए बोल रहा है। काफी देर तक घूरती रही। सुरेश जी पसीने पसीने नहाए, एकदम नहा चुके थे। उनको लगने लगा कि मेरा गेम काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे भाग लेता हूं तो ये तो मुझे जान नहीं देगी, मुझे मार डालेगी। मैं देख चुका हूं ये प्रेतनी है, ये एक प्रेतात्मा है। मेरा साथी ने सही बोला था। हे ईश्वर, हे ईश्वर मैं आप क्या करूं? हे ईश्वर आप मुझे सुरक्षा दो, हे ईश्वर मुझे बचा लो। अब भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर लगते हैं, जिस भगवान को मानते तक नहीं थे। और उसी भगवान को एक बार और प्रार्थना किए थे शुरू में जब ये प्रेतात्मा उनको मिली थी। आज उसी प्रेतात्मा से दूर होने के लिए वरदान मांग रहे थे कि हे भगवान मुझे इससे बचा लो, मुझे इससे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। आखिरकार वो औरत हंसने लगती है, जोर से हंसने लगती है। कहती है तुम्हें नशा चढ़ गया है ना सुरेश, इसीलिए तुम्हें लग रहा होगा। चलो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, तुम देखना। मैं जा रही हूँ और कुछ देर में लौट के आऊंगी। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, हो जाएगा कि मैं जमीन पर चल के आती हूँ। मेरे पैर हवा में कैसे चल सकते हैं? मुझे तो आज तक एहसास नहीं हुआ। उनको लगा कि सुरेश जी नशे में शिकार हो चुके हैं और ऐसा उनको लगा होगा। वो औरत फिर चलने लगती है और जो देखते हैं तो बिल्कुल उनका शक जो था और पूरी तरह से पूरा हो जाता है। बिल्कुल जमीन से 4 इंची ऊपर चल रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे जमीन पर चल रही है। उसी अंधेरे जगह पर पहुंच जाती है, उस ढाबा में पहुंच जाती है। और इतना ही तो मोहलत चाहिए था, इतना ही मोहलत चाहिए था सुरेश जी को। सारा सामान जो भी था उसकी परवाह नहीं करते, भागते हैं अपने ट्रक में, खिड़की बंद करते हैं और जय बजरंग बली का नारा लगा करके चाबी घुमा देते हैं। ट्रक स्टार्ट हो जाता है। अब फिर पलट कर देखते नहीं है, भागने लगते हैं ट्रक लेकर के, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। जब पीछे शोर सुनाई दे रहा है, वही उनकी पत्नी दौड़ती हुई आ रही है, उनका नाम लेके चिल्ला रही है, अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ भाग जा रहे हो, रोको ट्रक, रोको ट्रक, रोको। लेकिन जब देखते हैं वास्तव में पीछा कर रही थी। ट्रक गति में बहुत तेज चल रहा था, लेकिन उसकी भी गति बहुत ट्रक के बराबर थी। एकदम हालत खराब हो गया। अब लगा कि अब तो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। बजरंग बली का नाम लेते जा रहे हैं, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। आखिरकार जब वो कुछ देर के पलट के देखते हैं, शोर थम चुका था और उस औरत का आता पता नहीं था। जान में जान आती है, लेकिन ट्रक रोकते नहीं है। आखिरकार उनका ट्रक एक जहां पर बहुत सारे ट्रक एक ढाबा पर रुका हुआ था, वहां पर जाकर के ट्रक रोक देते हैं। घबराई हुई हालत में उस जगह पहुंचते हैं। वहां पर कोई उनको मित्र नहीं मिलता है, सब अनजाने चेहरे होते हैं। पसीना पसीना में देखते हैं, चेहरा पर वो रौनक थी ही नहीं, डरा हुआ चेहरा था। ड्राइवर पूछने लगते हैं, भाई बात क्या है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब वो पूरी कहानी बता देते हैं, अपने प्रेम प्रसंग की बात। मैं वहां पर अपना ट्रक रोक दिया था,
मैं खाना बनाने लगा। अब फिर वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है और मैं उसको देखा हवा में चलते हुए। वो ड्राइवर कई तो सुरेश जी की तरफ देख रहे थे, शायद उनको विश्वास नहीं हो रहा था, नए ड्राइवर थे, लेकिन उनमें कुछ पुराने ड्राइवर भी थे। वो कहते हैं, बेटा तुमने उस जगह पर उस औरत को देखा हवा में चलते हुए, तुमने उससे कोई बातचीत किया तो नहीं किया? तब कहते हैं कि बातचीत तो किया था, लेकिन मुझे एहसास हो गया था। इसके बाद मैं अपना ट्रक लेके भाग खड़ा हूँ। वो ड्राइवर कहते हैं, बेटा तुम बच गए। अगर वहां पर रुक जाते, उस औरत की मीठी चुपड़ी बातों में फंस जाते, तो तुम जिंदा नहीं बचते। वो मोहलत तो देती है, पहले तुम्हें प्यार करेगी, इतना तुम्हें यकीन दिला देगी, ऐसा लगे कि वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, तुम्हारी प्रेमिका बन चुकी है, इतना प्यार देती है। लेकिन जब वक्त आता है ना, वो इंसान को आत्मा में बदल देती है। फिर तुम सोच लो, जो सुरेश जी, उनकी हालत अभी भी खराब थी, बिल्कुल डरे हुए थे, दिल की धड़कन अभी बढ़ी हुई थी, लेकिन अब सुरक्षित जगह पर थे। वो प्रेतात्मा उस जगह पर नहीं थी। और इसके बाद उन्होंने कसम खा लिया था कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, किसी सुनसान जगह पर अपना ट्रक नहीं रोकूंगा। अगर ऐसे कोई नौबत आ गई तो औरतों से तो मैं दूरी रहूंगा, भले मेरे शादी हो या ना हो, मुझे अब चिंता नहीं है। जान बच गई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, बजरंगबली का धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरी उस रात जान बचाई। लेकिन शादी हुई थी, उसके कुछ करीब 1.5 साल के बाद में अब वही ड्राइवर उनके लिए रिश्ता लेके आया था। वो भी एक ऐसी ही लेडी थी जिसकी सेकंड शादी थी, दूसरा शादी था। घर परिवार बस जाता है, और क्या चाहिए जिंदगी में। फिर उनको अब खुशहाली आ जाती है। लेकिन वो जो चीज़ दिमाग में बिठा रखे थे, कभी कभी जब वो अकेले में होते हैं और उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हाथ पैर कांपने लगता है। क्या वास्तव में वो मेरे साथ में कुछ ऐसा खेल खेलने वाली थी कि मुझे आत्मा बना देती, मैं फिर कभी इस दुनिया में नहीं आ पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ड्राइवर सुरेश जी की भेजी हुई। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।